हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये है हमारा लेक्चर नंबर 17। तो मैं एक क्वेश्चन सिखाता हूं आपको, देखिएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है, ये एक प्रिज्म है यानी कि वेज है। तो इस वेज से हमने यहां पर से एक बॉल रखी, ये स्मॉल बॉल है या स्मॉल डिस्क है, कॉइन है समझ लीजिए, है ना। तो कॉइन भी एक डिस्क जैसा ही होता है, स्मॉल कॉइन। और ये वाला एंगल जो है ना वो फाई है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना म्यू, वो tan फाई है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे का एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊंगा तो साइड व्यू ऐसा बनेगा, देख रहे हैं बच्चों। तो हमने यहां से इस कॉइन को, ये स्मॉल कॉइन हो गया, स्मॉल कॉइन है ना, तो हमने इसको यहाँ पे v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? मान लो A से फेंक दिया, B पे पहुंचेगा तो स्पीड कितनी होगी? तो अब ध्यान से सुनिए, अ कॉइन, स्मॉल कॉइन is projected from A, ये एंगल फाई है। A small coin is projected downwards, है ना, from A। मान लो कि ये हमारी क्या कहते हैं, y एक्सिस है सपोज, है ना, इसी को y एक्सिस मान लेते हैं, है ना। ऐसे y एक्सिस मान लिया हमने along the incline, along y एक्सिस हमने इसको फेंक दिया, ठीक है। From A, find its speed at B। तो बच्चों ये कुछ खास चीज हो गई, ये इंक्लाइन प्लेन पे हम फेंक रहे हैं इसको। तो जब ये कभी कॉइन यहां होगा तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो लगेगा ये mg sin फाई, एक लगेगा ये mg cos फाई, एक लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन, और एक लगेगा ये म्यू एन। तो म्यू एन फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है? याद रखो कि ये जो एंगल है इसका, ये एक खास एंगल है जो कि एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। तो नेट फोर्स या नेट एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन इसी दिशा में हो सकता है, तो एक्सेलेरेशन हो गया हमारा mg sin फाई माइनस f। तो mg sin फाई माइनस म्यू n, f की वैल्यू है ना, और n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू है mg cos फाई। तो एक्सेलेरेशन हो गया इसका, या ma हो गया, है ना, m इंटू a। तो a हो गया हमारा mg sin फाई माइनस म्यू इंटू में mg cos फाई डिवाइडेड बाई m। अब बच्चों आप साफ साफ देख सकते हो कि m से जब हम इसको काट देंगे तो ये a आ जाएगा हमारा g sin फाई माइनस म्यू g cos फाई। बट म्यू की वैल्यू तो tan फाई दे रखी है, तो g sin फाई माइनस tan फाई इंटू g cos फाई।
अब tan फाई को अगर मैं sin फाई बाई cos फाई रख दूं तो cos फाई कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा g sin फाई माइनस g cos फाई कट गया तो sin फाई, तो ये तो आ गया 0। तो यानी इसका जो नेट एक्सीलरेशन है वो 0 हो गया। तो स्पीड एट b यानी vb इज इक्वल टू va। तो भैया जितनी स्पीड से फेंका था ना, मान लो हमने इसको v0 से फेंका था, तो b पे इसकी स्पीड v0 ही रहेगी। बोलो समझे? तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितना एक्सेलरेशन mg sin फाई दे रहा है ना, उतना ही एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जो है वो फ्रिक्शन दे रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन कुछ हुआ नहीं, तो जब नेट एक्सेलरेशन कुछ हुआ नहीं तो इसलिए इस पे इसकी स्पीड कोई बढ़ नहीं पाई। अब लेकिन एक्चुअली सवाल ये नहीं है, देखो देखो ध्यान से, ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है आपको? अब यहां पे एक्स एक्सिस है, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस इसमें इधर को उधर की तरफ हो गई, ऐसे एक्स एक्सिस हो गई परे की तरफ, दूर की तरफ, क्योंकि इसका तो मैं साइड व्यू ले रहा हूं ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया तो फिर ये नीचे तो आएगा ही आएगा। तो जिस समय पे ये यहां होगा उस समय पे इसकी वेलोसिटी मान लो कि इनिशियल डायरेक्शन से फाई एंगल बना रही है ना, ये वाला एंगल फाई है, तो उस समय पे इसकी स्पीड भी है। तो अब v कितना होगा ये बताना है, समझे? कुछ नहीं। अगर मैं इसको डायरेक्ट नीचे फेंक देता फिर तो इसकी स्पीड ना बढ़ती ना घटती, लेकिन मैंने इसको नीचे की तरफ फेंका ही नहीं, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो हॉरिजॉन्टली फेंकने से आप समझ जाइए, ये मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये चलते चलते इसका एंगल बदलने लगा, तो किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे आ गई। तो जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे है उस इंस्टेंट पे इसकी कितनी स्पीड है ये निकालना है। तो ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है, और ये एंगल फाई है और ये इसकी स्पीड भी है। तो v एज अ फंक्शन ऑफ फाई निकालना है। तो समझ गए बच्चों? तो चलिए करते हैं। देखो अब ऐसा क्या चेंज आ गया, तो चेंज ये आ गया कि क्योंकि जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो तो मोशन के अपोजिट लगेगा, समझ रहे हो बच्चों? पहले क्या था, जिस दिशा में mg sin फाई लग रहा था उसी दिशा में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा था। अब क्या होगा कि mg sin फाई इधर को लगेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि म्यू tan फाई के बराबर है, तो ये जो mg sin फाई है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रिक्शन के ही बराबर है, और फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगा। तो बेसिकली इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग गए, एक तो इसकी वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है और एक जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। नेगेटिव वाई क्या है, इसको मैं पॉजिटिव वाई बना देता हूँ। दिस इज माई पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश, वाई ये है, एक्स ये है। ऐसा हो सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे हो आप? क्योंकि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देखना, ये एक्स है ये वाई है। तो मैंने एक्स और वाई को ऐसे लेने के बजाय मैंने ऐसे ले लिया, क्या दिक्कत है बताओ? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये ऐसे ले लिया। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, एक्स है ये वाई है, तो मैं ऐसे घुमा देता हूँ अपनी एक्सिस को, उसमें क्या है, समझे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम बढ़िया है। तो यहां ये जो y एक्सिस के अलोंग लग रहा है f, ये एक्चुअली f है नहीं, ये mg sin फाई है। और ये फ्रिक्शन जो f मैंने लिखा है वो एक्चुअली म्यू इंटू एन है। अभी तो बताया मैंने, जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू इंटू एन लगेगा, और म्यू इंटू में mg cos फाई लगेगा, और क्योंकि म्यू की वैल्यू tan फाई है तो tan फाई इंटू में mg cos फाई हो गया। तो tan फाई का मतलब हो गया sin फाई बाई cos फाई, तो mg इंटू में cos फाई कट गए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin फाई आ गई। यही तो खेल है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो एक खास एंगल है, और वो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। अब आप कहोगे कि सर इसका साइड वेज डायग्राम बना दो, तो साइड वेज अगर मैं डायग्राम बना दूंगा ना तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बॉडी एक्चुअली ना यूं जा रही है, ऐसे उधर की तरफ भी जा रही है ना, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग, ये तो मेरी वाई एक्सिस हो गई। अभी तो एक्स के अलोंग भी जा रही है ना, एक्स एक्सिस उधर को है, समझे बच्चों? तो साइड वेज से कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए तो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस के मोशन को स्टडी करेंगे। तो टू स्टडी
मोशन अलोंग y एक्सिस। तो फिलहाल y एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है mg sin phi, जिसको आप F भी कह सकते हैं। तो F इज इक्वल टू m इंटू में ay, यानी कि m इंटू में dvy बाई dt। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स लगेगा, क्योंकि ये तो हमेशा y के अलॉन्ग ही लगेगा, क्योंकि y एक्सिस मैंने डाउन द इंक्लाइन मान ली। मैं ऐसा मान सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब आपको याद होगा कि मैंने एक सिखाया था कि एक्सेलेरेशन के ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक वो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और एक वो जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है। तो अब यहाँ पे फोर्स का ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, मतलब दिस इज अ फोर्स मेकिंग सम एंगल विद वेलोसिटी, देखा जाए तो 90-5 विद वेलोसिटी, बट ये सेंट्रीपिटल नहीं है। इसका अगर मैं कंपोनेंट लूं तब सेंट्रीपिटल आएगा, बट ये वाला जो एफ है ना, ये टेंजेंशियल फोर्स है। तो टेंजेंशियल फोर्स ठीक है बच्चों। तो टेंजेंशियल फोर्स हुआ आपका कितना हुआ, टेंजेंशियल फोर्स हुआ आपका इसका भी तो एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना बच्चों। टेंजेंशियल फोर्स में एक कंपोनेंट हमें इसका भी लेना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं चीजों को। ओके, तो एक्सेलेरेशन इसमें y के अलॉन्ग है, ठीक है बच्चों। और एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो F एक लग गया, एक F लग गया, है ना। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट, ओके, mg sin phi टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स, यस, टेंजेंशियल फोर्स कितना है, टेंजेंशियल फोर्स है F। बेसिकली जो फ्रिक्शन है इसकी वेलोसिटी के अपोजिट है। तो अगर फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है फ्रिक्शन का भी तो एक कंपोनेंट होगा ना। इस एंगल को बच्चों में थीटा बोलता हूं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो भी फाई है, ये भी फाई है, समझ रहे हैं। तो mg sin phi और F दो फोर्स लग गए हैं। तो इन दोनों में से एक तो मोशन हमने y एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, तो वो तो mg sin phi है।
और एक मोशन हमारा किसके अलोंग है, m इंटू ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी, है ना। और टेंजेंशियल फोर्स हो गया F, लेकिन इस F का भी तो एक कंपोनेंट है ना, ये इस F का भी तो एक कंपोनेंट है। तो टेंजेंशियल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो कितना आया, टेंजेंशियल फोर्स इज F, नो, ये ऐसे करना है बच्चों, देखो ध्यान से, F नहीं है ए वाई, दिस इज, ये एंगल हमने थीटा लिया ना बच्चों, तो अगर ये थीटा लिया है तो F का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे इस डायरेक्शन में, और वो हो जाएगा F sin थीटा, सो दिस इज F माइनस F sin थीटा। तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इतना होगा, और टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा आपका अब देखो इसका जो है ना कंपोनेंट इस तरफ है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाऊं तो इसका ये वाला कंपोनेंट, सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा, और टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट आ जाएगा F sin थीटा, समझ रहे हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा F sin थीटा माइनस F, अब क्योंकि sin थीटा तो 1 से बड़ा होता है तो टेंजेंशियल फोर्स बेसिकली नेगेटिव है, तो उसको हम लिख देंगे m इंटू में dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू F sin थीटा माइनस F। आई होप आपको समझ आया, एक बार फिर से बताता हूं मैं, देखो पहले तो हम y एक्सिस के अलोंग फोर्स देखेंगे, तो y एक्सिस के अलोंग फोर्स है तो ये F, और एक इस F का ये वाला कंपोनेंट, F का जब मैं इस तरफ कंपोनेंट लूंगा ना तो वो आएगा F sin थीटा, और F का इस तरफ कंपोनेंट लूंगा तो वो आएगा F cos थीटा, ये वाला, समझे कुछ, अभी इनको मत लीजिए। तो हमें ना फोर्सेस को दो बार तोड़ना पड़ेगा, पहले तो हमने फोर्सेस को y के अलोंग तोड़ा, तो y के अलोंग जब हम तोड़ रहे हैं तो एक फोर्स तो ये F है जिसकी वैल्यू mg sin फाई है, बस F ही रहने दो उसको, ठीक है। तो y एक्सिस के अलोंग ये जो फोर्स हुआ इसका नाम है F, ये जो फोर्स है ये y के अलोंग नहीं है, ये जो है इसकी वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इस फोर्स का जब मैंने कंपोनेंट y के अलोंग लिया तो वो साइन आया, है ना, x के अलोंग लिया तो वो माइनस x के अलोंग वो cos आया, तो माइनस x वाले को छोड़ो y वाले को पकड़ो, F sin थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए वाई, m इंटू में dv बाई dt। अब इस तरह से कंपोनेंट नहीं करने, ये वाले कंपोनेंट नहीं करने, अब मैं क्या करूंगा कि इस F के कंपोनेंट करूंगा, मतलब आपको दो फोर्सेस के कंपोनेंट लेने हैं, एक बार तो इसके, ये जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन के कंपोनेंट करो, एक बार ही जो है ना ये जो इसको नीचे लेके जा रहा है वेट का कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट करो, तो ये वाला कंपोनेंट करेंगे और ये वाला कंपोनेंट करेंगे, ये थीटा है तो 91 थीटा है तो फिर ये थीटा बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा F cos थीटा और ये बनेगा आपका F sin थीटा, समझ रहे हो बच्चों। अब F sin थीटा वेलोसिटी के पैरेलल है और ये वाला F वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, तो नेट टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा F sin थीटा माइनस F, तो वो m इंटू में dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। पर अगर आप इन दोनों फोर्सेस को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि F sin थीटा यहाँ पे माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ पे F प्लस का है या माइनस का है, तो जीरो आ जाएगा जुड़ के, तो m इंटू में dv बाई dt प्लस m इंटू में dv बाई dt इज इक्वल टू आ गया 0। पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं और dt से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से dv प्लस dv बाई आ गया आपका 0। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो जाता है v प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी, सी एक कांस्टेंट है। अब आप यहां पे देखो t इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे क्या हुआ, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये हुआ कि vy तो 0 ही है और सिर्फ स्पीड है जो कि v है,
तो एट t is equal to 0, vy is 0, but speed is v naught. So this gives me v plus vy is equal to v naught. v naught, not vy. अब vy है क्या एक्चुअली? तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये है v, तो vy का मतलब है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. अब ये फोर्सेस हटा दीजिए, कंपोनेंट्स, है ना. अब हम वेलोसिटी पे फोकस कर रहे हैं. समझ रहे हो बच्चों? नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द वेलोसिटी. अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए. एक कंपोनेंट तो आ जाएगा आपका इस तरफ, जो कि होगा v sin थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ जो कि होगा v cos थीटा. तो ये जो v sin थीटा है यही vy है एक्चुअली. समझे कुछ? इसमें डाल देते हैं. तो v प्लस v sin थीटा is equal to v naught. So this gives me v common 1 plus sin theta is equal to v naught, and this gives me v is equal to v naught upon 1 plus sin theta. तो अब आप समझ गए हैं कि हमने वेलोसिटी का फंक्शन निकाल दिया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल दी. अब फाइनली क्या होगा? तो फाइनली ये होगा, देखो पूरा मिटा देता हूं मैं. फाइनली क्या होगा? तो फाइनली ये होगा कि जैसे हमने यहां से छोड़ा पार्टिकल को, ठीक है, ऐसे, ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है. तो ये पार्टिकल मुड़ते 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 कभी ना कभी ऐसे वाई के अलॉन्ग चलने लगेगा. तो ये जो थीटा है हमारा, ये पूरा का पूरा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा. मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो अब एक्स एक्सिस से 90 के एंगल पे आ जाएगी. थीटा हमने किससे ले लिया था? थीटा तो हमने वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से लिया था ना. तो शुरुआत में थीटा की वैल्यू 0 है, तो v की वैल्यू v नॉट है, और फाइनली थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 90 डिग्री. तो फाइनली थीटा 90 डिग्री हो जाएगा. तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v फाइनल, तो वो आ जाएगी v नॉट बाई 1 प्लस 1, यानी कि v नॉट बाई 2. तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो घट जाएगी. समझ रहे हैं? और उसका रीजन यही है कि फ्रिक्शन इसमें वर्क कर रहा है, मतलब इसमें नेट चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, क्योंकि फाइनली तो हम थीटा को 90 रख देंगे ना. तो जैसे हम थीटा को 90 रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारी v नॉट बाई 2 हो जाएगी. तो होपफुली आप समझ गए ये कैसे होगा क्वेश्चन. थोड़ा सा कठिन है लेकिन आ ही गया होगा. चलिए अब आगे बढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? तो नीड आई एक्सप्लेन इट अगेन? चलो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, देखो, क्या है ना बच्चों कि हमने यहां से फेंका इसको, है ना. ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है. तो वाई एक्सिस जो है वो डाउन द इंक्लाइन है ऐसे वाई, और इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दी है. चलो मैं कलर बदल के दिखाता हूं, है ना. ग्रीन कलर ले लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी वी हैव प्रोवाइडेड इज v नॉट. अब ये पार्टिकल यहां आ गया है, यहां पे, और इसकी वेलोसिटी ऐसे है, और एक्स एक्सिस से इसका एंगल फाई लिया मैंने, है ना.
और ये फिर मैंने वाई एक्सिस बना दी, ठीक है। फाई नहीं, थीटा लिया है, क्योंकि फाई भी एंगल है तो थीटा लिया है। तो एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है मुझको। अब इस पे एक लग रहा होगा इधर को, जिसकी वैल्यू है mg sin फाई, और एक लग रहा होगा इधर को जिसकी वैल्यू है म्यू एन। अब म्यू एन की वैल्यू भी mg sin फाई आ गई, तो हम थोड़ा स्मार्ट खेल लेते हैं और हम इस फोर्स को भी एफ लिख देते हैं और इसको भी एफ लिख देते हैं। है तो ये mg sin फाई, पर f की वैल्यू म्यू एन होती है और म्यू एन जो है वो mg sin फाई के इक्वल आ गया। तो अब इसलिए, अब क्योंकि mg sin फाई में मुझे 3 4 5 अक्षर लिखने पड़ेंगे, mg sin 6 अक्षर लिखने पड़ेंगे, f में मुझे एक ही लिखना पड़ेगा, तो वो मैं वही कर रहा हूँ। तो अब देखो, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, है ना, तो ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये वाला भी एंगल थीटा है, समझ रहे हो बच्चों, ये वाला भी थीटा है। तो इस f का एक कंपोनेंट इस तरफ भी तो आ जाएगा, ये हो जाएगा f sin थीटा। ये y एक्सिस के अलोंग फोर्स है, ये माइनस y के अलोंग फोर्स है, ये माइनस y एक्सिस होगी ना बच्चों, y डैश। तो कुल मिला के नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस हो गया हमारा f माइनस एफ साइन थीटा। f माइनस एफ साइन थीटा को आप m इंटू में ay लिख देंगे या m इंटू में dy by dt लिख देंगे। अब आप इस फोर्स को छोड़ देते हैं, अब इसको नहीं रिजॉल्व करेंगे आप। अब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है फोर्स का f का, ये f sin थीटा होगा। अब जो फोर्स के कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग होते हैं, वेलोसिटी के पैरेलल होते हैं, उनको टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है। तो ये f sin थीटा टेंजेंट के अलोंग हो गया, वेलोसिटी के अलोंग हो गया, मतलब टेंजेंशियल फोर्स हो गया। ये भी टेंजेंशियल है, पर क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट है तो ये माइनस में ले लिया मैंने, तो f sin थीटा माइनस f, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। टेंजेंशियल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dy by dt, f sin थीटा माइनस f। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब न्यूमेरिकली देखो तो ये वाला जो फोर्स है और ये वाला फोर्स बराबर है, बट ये बड़ा है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, स्पीड घट रही है ना बच्चों, तभी तो स्पीड घट रही है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, f बड़ा है, ये छोटा है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, है ना, इधर से, तो ये m इंटू में dv by dt प्लस m इंटू में dvy by dt। जब आप y ले लेते हो ना तो फिर आप वेक्टर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि y कंपोनेंट है बस एक, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से m से डिवाइड कर दो, तो m से पूरी इक्वेशन काट दी मैंने, dt से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, तो dv प्लस dvy, ये 0 आ गया आपका। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो v प्लस vy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c आ जाएगा। अब वो कांस्टेंट कितना है, तो आप ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पे जो स्पीड है, मतलब ये स्पीड है और ये y कंपोनेंट ऑफ स्पीड है, तो इन दोनों का जोड़ जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, और वो कितना है, तो t इक्वल टू 0 पे vy तो 0 ही है और v यानी स्पीड जो है v नॉट है। तो एट t इक्वल टू 0 vy इज 0 बट v इज v नॉट, तो इसमें हम पुट करेंगे तो v नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू c, तो यहां से c की वैल्यू v नॉट आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा v प्लस vy इज इक्वल टू v नॉट। अब v नॉट, अब vy का मतलब क्या होता है, vy का मतलब होता है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम फोर्स को तोड़ रहे थे ना, अब हम फोर्स को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा फोर्स था F, है ना, इसको भी पीछे खींच दो थोड़ा सा। अब हम वेलोसिटी को तोड़ेंगे, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, ये हो गया ना v sin थीटा हो गया, ये vy है एक्चुअली, तो यहाँ पे vy डाल देंगे, vy की जगह v sin थीटा डाल देंगे, तो v प्लस v sin थीटा इज इक्वल टू v नॉट। तो फ्रॉम हेयर वी गेट v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 1 प्लस sin थीटा। अब देखो ये बिल्कुल सही से रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे थीटा 0 है ना, यहाँ पे तो एट t इज इक्वल टू 0 थीटा इज 0, तो अगर मैं इसमें थीटा को 0 डालूंगा तो v इज इक्वल टू v नॉट आ जाएगा। सो दिस इज गिविंग मी द करेक्ट रिजल्ट्स। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों, समझ गए? तो होपफुली आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और क्वेश्चन देंगे। तो ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, ये मैंने इरोडो बुक से लिया था,
ठीक है। तो अब ये मान लीजिए एक दीवार है, वॉल, और यहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक है 220 kg का, ओके। और यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना म्यू, उसकी वैल्यू है 0.5, और यहां पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है F = 380 न्यूटन। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है। अब इसी दीवार को मैं ऐसे शो कर देता हूं, ठीक है। ये ऐसे दीवार बन गई, ये ब्लॉक बन गया। समझ रहे हो बच्चों? यहां से हम इसको दबा रहे हैं ऐसे, ये F दे दिया हमने 380 न्यूटन, सही है। तो यहां पे अब क्या है ना, इसके नीचे गिरने की टेंडेंसी होगी, इस पे वेट लगेगा नीचे को 20G का, है ना। इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो वेट है ना, वेट तो इसको नीचे ले जाना चाहेगा। अब यहां पे आएगा प्ले में फ्रिक्शन, जिसकी के मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन। तो एफ एन की जो वैल्यू है वो एफ के बराबर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, तो दीवार से पिछक गया ये। यहां से पीछे से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ना बच्चों, वो इस एफ के बराबर होगी, समझे। और यहां पे एक फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू इंटू एन, और ये इसका 20G लग गया वेट, 20 kg का ब्लॉक है ये, ओके। तो अब एन तो एफ के बराबर हो गया, यानी 380। अब एफ मैक्स निकाल लेते हैं, तो एफ मैक्स कितना हो गया, वो तो म्यू इंटू एन है, तो म्यू की वैल्यू 0.5 है, 0.5 इंटू 380, सो दिस इज 190 न्यूटन। अब ये जो 20G है ना, ये एक्चुअली वेट है, और ये एक्चुअल में 200 न्यूटन है। तो अब आप देख सकते हो कि ये तो 20G तो 200 न्यूटन हो गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू 190 होगी। तो भैया 190 से एक्सीड ही नहीं कर सकता, तो भाई नेट फोर्स हो गया ना नीचे की तरफ, 200 न्यूटन लिखना है। तो इफ देयर इज अ नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो A विल बी 200 विच इज डाउनवर्ड माइनस 190 जो कि अपवर्ड है, डिवाइडेड बाई 20। सो A विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे चलेगा ये। तो द ब्लॉक विल गो डाउन, ये ब्लॉक नीचे जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, सही है बच्चों। तो होपफुली आपको समझ आ गया। ये मैंने दीवार बनाई है, वॉल, इसमें ये वॉल है। तो आप समझ सकते हैं कि वॉल के मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, ये साइड व्यू है और ये थोड़ा फ्रंट व्यू है। अब हम इस फोर्स को बदल देते हैं। तो मान लीजिए हमने इस फोर्स को कर दिया 480 न्यूटन, ओके। तो अब ये 480 हो गया, 480 हो गया। तो 480 को अगर मैं यहां से ले आऊं, है ना, तो ये 240 आ जाएगा बच्चों, समझे। अब 240 बड़ा है कि 200 बड़ा है? 240 बड़ा है, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके 200 कर लेगा। सो फ्रिक्शन विल एडजस्ट इटसेल्फ, फ्रिक्शन विल एडजस्ट इटसेल्फ टू 200 न्यूटन एंड द ब्लॉक विल नॉट फॉल। तो ये जो म्यू एन है ना, म्यू एन ना लग के यहाँ पे एफ लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो अपने आप को 200 न्यूटन कर लेगा, अगर ये फोर्स 480 न्यूटन हुआ तो। समझ रहे हैं बच्चों? इटसेल्फ टू 200 न्यूटन एंड द ब्लॉक विल नॉट फॉल डाउन। ब्लॉक जो है ना फॉल डाउन नहीं करेगा। समझ रहे हो बच्चों? अब हमने क्या किया कि हमने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। कहां से?
इधर से सामने से हमने एक फोर्स और लगा दिया इस पे एफ डैश, जो कि है 150 न्यूटन का। अब इस डायग्राम में देखो दिखेगा एफ डैश लगा दिया गया है जो कि 150 न्यूटन है। समझ रहे हो बच्चों? दाईं तरफ से, मतलब बाईं तरफ से एक साइडवेज फोर्स लग गया। तो अब इसका मूवमेंट कैसा होगा? तो बच्चों नाउ इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये डायग्राम बनाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक सामने से लग रहा है एफ, देख रहे हैं? दिस इज द एफ जो कि सामने से लग रहा है 480 न्यूटन है। समझ रहे हो? F इज इक्वल टू 480 न्यूटन और ये बगल से लग गया साइड से। तो कुछ कुछ ऐसे है, जैसे मैं लगा के दिखा देता हूं आपको। तो ब्लैक कलर से जो फोर्स लग रहा है ना, वो लग रहा है F 480 न्यूटन, और ग्रीन कलर से जो लग रहा है वो लग रहा है आपका 150 न्यूटन। समझ रहे हैं? साइड में देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है। तो अब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब देखिए करें क्या। तो करेंगे ये कि हम इसी डायग्राम को थोड़ा स्मूथली बनाएंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बॉल थी, याद है? तो ये ब्लॉक हो गया, तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स तो ये लग गया एफ डैश और एक लग गया ये एम जी। तो एम जी की वैल्यू है 200 न्यूटन, ओके? एफ डैश की वैल्यू है 150 न्यूटन। ये दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो ये रिजल्टेंट आया इनका एफ आर जो कि 250 न्यूटन हो गया, और ये ऊपर वाले से 53 के एंगल पे आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये 250 आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? एक्चुअली 15 का स्क्वायर कर दो आप, तो वो 225 आ गया। इसको 20 मान लो, 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400। तो 400 प्लस 225 इज 625, तो उसका अंडर रूट हो गया 25, और जीरो तो साथ साथ चल रहा है, बस समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिए, जो फ्रिक्शन है ना वो म्यू इनटू एन था, यानी 240 न्यूटन था। अब फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन पलट लेगा। ये वैसे ही हो गया कि जैसे कि उस केस में था अभी इंक्लाइन प्लेन के केस में, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है ना वो इस तरफ है। तो जिस तरफ टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसके अपोजिट फ्रिक्शन आ जाएगा 240 न्यूटन का। अब ये 250 न्यूटन है, ये 240 न्यूटन है। नाउ द ब्लॉक विल मूव, ठीक है? ये वाली बात गलत हो गई। फ्रिक्शन से जो ड्राइविंग फोर्स है, जो फोर्स इसको लेके जाना चाहता है, वो फ्रिक्शन से एक्सीड कर गया। समझे? तो हम ये कहेंगे सो द एक्सेलरेशन विल बी 250 न्यूटन विच इज द ड्राइविंग फोर्स माइनस 240 न्यूटन विच इज द फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई 20। सो ए विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे है और वर्टिकल से 37 डिग्री पे है। तो एट एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल, है ना? तो जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि एक फोर्स क्यों लगाया, क्यों लगाया, तो ये हमारा ऐसे गया था डब्बा। तो डब्बा यानी ये ब्लॉक जो है वो वर्टिकल से 37 के एंगल पे, वर्टिकली डाउनवर्ड ना जाके वर्टिकल से 37 के एंगल पे जाएगा। समझ आया बच्चों? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक? तो इट वाज आल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें हमने दो तरफ से फोर्स लगा दिया है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। देखिए ये भी एचसी वर्मा में ही है, क्वेश्चन नंबर 30 है ये। देखो ये दो वॉल हैं, वॉल वॉल। तो यहां पे एक आदमी है जिसने अपनी बॉडी को ऐसे फंसा दिया है, ठीक है? तो उसके हाथ हैं, हाथ भी फंसाए हैं, ठीक है जी? सो ही इज अप्लाइंग हिज हैंड, अप्लाइंग हिज फुट, और उसने अपनी बॉडी को जो है ना दोनों दीवारों के बीच में फंसा रखा है। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। अ पर्सन 40 kg
is managing to be at rest between two vertical walls by pressing one wall A by his hand and feet and the other wall B by his back. तो ये वॉल A है, ये B है, तो A को उसने धक्का दिया अपने हाथों से और पैरों से और B को अपनी कमर से. तो assume that the friction coefficient between his body and the wall is 0.8 and the limiting friction acts at all the contacts. Show that the person pushes the two walls with equal forces. पहले तो ये प्रूव करो कि उसने दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाया. तो मान लो इधर फोर्स लगाया उस पे N1 और इधर की तरफ लगाया N2, मतलब ये सब जोड़ जाड़ के. तो इस पर्सन को मैं एक डॉट मान लेता हूँ, तो इस पे N1 लग गया इधर को और N2 लग गया इधर को, क्योंकि जितना फोर्स ये दीवार पे लगाएगा उतना ही दीवार इस पे लगाएगी. तो अगर N1 और N2 बराबर नहीं होते, इफ N1 इज नॉट इक्वल टू N2, द मैन शुड मूव लेफ्ट और राइट. द मैन शुड मूव लेफ्ट और राइट. बट वो आदमी कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो अगर वो कहीं मूव नहीं कर रहा है तो N1 मस्ट बी इक्वल टू N2, बट he is stationary. So N1 must be equal to N2. तो पहली बात तो ये साबित हो गई कि वो दोनों फोर्स बराबर लगा रहा है, मतलब जितना फोर्स उसके मतलब हाथों पे इधर से लग रहा है उतना ही है ना सामने से भी लग रहा है, हाथों पैरों का जोड़ जाड़ के. अब दूसरा है शो दैट द पर्सन पुशेस द टू वॉल्स बाय इक्वल फोर्स. फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय आइदर वॉल ऑन द पर्सन. अब जो पर्सन है इसका वेट है 40g, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन दोनों में से कोई एक निकालना है और जो म्यू लिमिटिंग दिया हुआ है वो है 0.8. तो आप देखो कि इधर से जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर को लगेगा और इधर से जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी ऊपर ही को लगेगा. तो म्यू इंटू में N1 प्लस म्यू इंटू में N2 दोनों मिलके 40g को बैलेंस करेंगे. तो म्यू हम ले लेते हैं कॉमन, N1 और N2 तो बराबर ही है, तो 2 म्यू इंटू N इज इक्वल टू 400. म्यू है 0.8, तो 2 इंटू में 0.8 इज इक्वल इंटू N इज इक्वल टू 400. सो N इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 1.6. पॉइंट हटाएंगे तो 16 हो जाएगा. सो 4000 बाई 16, 4 से काट देंगे तो 1000 बाई 4. सो दिस इज 250 न्यूटन. तो 250 न्यूटन के फोर्स से उसको पुश करना पड़ेगा, क्योंकि N1 N2 दोनों बराबर ही हैं. ठीक है ना बच्चों, तो मैं N1 ही लिख देता हूँ बस. आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट N1 इज इक्वल टू N2. समझ आ गया? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपका हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रिक्शन का ही. फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m kept at the left end of the larger block of mass capital M and length capital L. तो ये हमारे पास एक लार्जर ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M और लेंथ है L, है ना. तो इसी पे एक नीचे बना देते हैं, ये लेंथ हो गई L, है ना. इसके लेफ्ट एंड पे एक ब्लॉक रखा है छोटा सा, नन्ना सा स्मॉल m. ओके, अब देखो द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड. एक हॉरिजॉन्टल रोड पे पूरा सिस्टम स्लाइड कर सकता है. द सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विद इनिशियल वेलोसिटी v. तो यहाँ पे इसको हमने इसको नीचे वाले को v वेलोसिटी दे दी. v वेलोसिटी से ये स्टार्ट कर गया मूव होना. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू. यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है. एंड बिटवीन द ब्लॉक
road and bigger block is mu and smaller block and bigger block is mu by 2. Here it is mu by 2. तो बताना क्या है, find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger block. Find the time after which the bigger block will get separated by the smaller block, है ना. कितने टाइम बाद जो बड़ा ब्लॉक है वो छोटे ब्लॉक से सेपरेट हो जाएगा, ये बताना हमको. ठीक है, तो चलिए बच्चों बताते हैं. देखो, सबसे पहले मुझे इनके नाम रख देने चाहिए, एक का ए और एक का बी. तो क्योंकि नीचे वाला आगे जा रहा है ना, और ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेता हूँ इसको, है ना. लेट मी टेक इट पॉजिटिव डायरेक्शन. ध्यान देना इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. तो जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना बड़े वाले की, वो पॉजिटिव हो गई. तो ब्लॉक बी आगे जा रहा है और ब्लॉक ए जो है ना उसको इसके साथ ही चलना है, अगर है ना रिलेटिव मोशन ना हो तो यानी बी उसको अपने साथ लेके जाएगा. तो बी अगर उसको अपने साथ लेके जाना चाहता है तो उस पर फ्रिक्शन आगे को लगाएगा. तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया बच्चों. एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया आपका म्यू बाई 2 स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई स्मॉल m, यानी के म्यू जी बाई 2. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए. नो, बेसिकली जो दोनों को हमने v वेलोसिटी से फेंक दिया था, तो दोनों बोथ ऑफ देम will try to get slow down. Okay, they will try to slow down. तो इस पे ए पे फ्रिक्शन पीछे को ही लगेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी तो आगे को है ना, आगे की तरफ वेलोसिटी है और बी धीमा पड़ जाएगा. बी पे ज्यादा फ्रिक्शन है तो बी स्लो हो गया, तो ये आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे को लगेगा माइनस. ओके, शुरू में इसकी भी वेलोसिटी भी है, ध्यान से देखो, इसकी भी है. तो जैसे ही मूवमेंट होगी ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा इस पे, तो इसमें ज्यादा रिटार्डेशन आएगा बी में, बी पड़ जाएगा धीमा. अब बी अगर धीमा पड़ गया तो वो चाहता है ए भी धीमा पड़ जाए, तो वो ए को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ए पे पीछे को लगेगा फ्रिक्शन, तो ए का रिटार्डेशन इतना हो गया. अब बी, तो बी पे तो डेफिनेटली फ्रिक्शन पीछे को ही लगेगा. तो देखो बी की कहानी, तो ये बी है भैया, तो यहां पे एक फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू में N2, और यहां पे एक फ्रिक्शन लगेगा आगे को म्यू इंटू में N1, म्यू बाई 2 इंटू में N1, है ना. ये म्यू बाई 2 N1 बेसिकली इस, क्योंकि ए जब आपने निकाला ना, तो ये म्यू बाई 2 इंटू में N1 बाई स्मॉल m से निकलेगा. ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन लगा पीछे को, ग्रीन कलर ले लेता हूं मैं. सो दिस इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए, म्यू बाई 2 इंटू में N1 तो इसका नॉर्मल रिएक्शन है, एंड दिस इज द फ्रिक्शन म्यू बाई 2 इंटू में N1 एक्टिंग ऑन दिस, एंड द फ्रिक्शन एक्टिंग हियर इज म्यू इंटू में N2, और N2 जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है. तो देखो नॉर्मल रिएक्शन भी बना देता हूँ, वैसे मैं बहुत बार बना चुका हूँ. अगर मैं ए का एफबीडी बनाऊंगा तो ए पे स्मॉल एम जी नीचे को लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगेगा, और एक फ्रिक्शन इधर को लगेगा म्यू बाई 2 इंटू में N1 हो जाएगी. अब बी का एफबीडी बनाएंगे तो ये N1 यहाँ हो गया, और ये कैपिटल एम जी हो गया, और ये N2 हो गया, और ये म्यू इंटू में N2 हो गया, और ये म्यू बाई 2 इंटू में N1 हो गया. म्यू बाई 2 N1 आगे को लग गया क्योंकि ये पीछे लग रहा है इसको. तो दिस इज एफबीडी ऑफ स्मॉल m एंड दिस इज एफबीडी ऑफ बिग M. ओके,
तो ये दिखाई दिया मैंने, वैसे तो यहाँ पे बना रहा था मैं। तो ये कैपिटल mg, ये n2 और ये n1 स्मॉल mg है। तो n2 की वैल्यू मतलब ये जो फ्रिक्शन हो गया ना एक्चुअली, तो इसका नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। देखो तो μ/2 इंटू में n1 माइनस म्यू इंटू में n2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ओके, तो n1 तो स्मॉल mg है, तो μ/2 इंटू में स्मॉल mg माइनस म्यू, और n2 जो है वो स्मॉल m प्लस बिग M इंटू जी है डिवाइडेड बाई स्मॉल m। अब देखो म्यू mg है ना, और μ/2 mg, तो ये दोनों घट के μ/2 mg बचेंगे। अच्छा माइनस में ही बचेंगे, ठीक है। तो क्या करूं, बस m/2 कर देता हूं। तो माइनस का म्यू, ये कैपिटल M है नीचे है ना, माइनस का म्यू इंटू में स्मॉल m/2 कैपिटल M प्लस 1 इंटू जी, ये आ गया। क्योंकि जब आप घटाओगे ना तो ये mg/2 प्लस का है और mg/2 माइनस का है, mg माइनस का है, तो माइनस का ही m/2 बचेगा, माइनस का ही। बड़ा M नीचे चला गया तो बस यहाँ आ गया, बड़ा M से बड़ा M कट गया। अब ये एक्सेलरेशन ऑफ B है, समझ रहे हो बच्चों? तो B का भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, A का भी नेगेटिव है, बट हमें तो B के फ्रेम में जाना है और फिर उसका एक्सेलरेशन ढूंढना है A का। तो एक्सेलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो इसमें से मैं ये घटाऊंगा, तो आप देखो क्या बचेगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B इज एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। एक्सेलरेशन ऑफ A इज μ/2g एंड एक्सेलरेशन ऑफ B इज दिस। अब जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू इंटू में छोटा m/2 इंटू बड़ा M प्लस 1 इंटू जी, ये माइनस का है A। तो अब देखो ये म्यू जी है प्लस का 1 और ये माइनस का आधा है, तो बेसिकली प्लस का आधा बच गया। तो म्यू स्मॉल mg/2m और प्लस का ही म्यू g/2 ऐसे बच गया हमारे पास, ठीक है। 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, g भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा स्मॉल m प्लस बिग M प्लस 1 इंटू म्यू g/2। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। यानी A जो है B के रेस्पेक्ट में इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है, और शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है इसकी, क्योंकि दोनों को वेलोसिटी V प्रोवाइड की गई है। तो हमें ये बताना है कि कितनी देर बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो आसान है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तो बस करना क्या है, B के फ्रेम में A को कितनी डिस्टेंस चलनी है, L चलनी है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। B के फ्रेम में A की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 प्लस 1/2 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू L। ये रख देना हमको। तो यहां से हमारा टाइम आ जा रहा है 2L/AAB का अंडर रूट, तो यहां से टाइम आ जा रहा है अंडर द रूट 2L/AAB। अब देखो ये 2 नीचे है तो ये ऊपर चला गया तो 4 हो गया, है ना। और ये म्यू जी है और ये 1 प्लस छोटा m बाई कैपिटल M है। ऐसे ही छोड़ सकते हैं या बड़े M को ऊपर ले जा सकते हैं। सो यू कैन राइट टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 4 कैपिटल M L बाई म्यू जी इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। मासेस तो आने ही थे बच्चों, मासेस के बिना कैसे चलेगा। देयर शुड बी मासेस इन द आंसर। तो ये आंसर हमारा मैच हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 5 है। मिटा दें इसको, समझ आ गया, आ ही गया होगा, नहीं तो आप एक बार फिर बता देता हूं मैं, ठीक है। देखो ये A का एफबीडी है, क्योंकि जैसे ही दोनों को हमने इक्वल वेलोसिटी दी, B थोड़ा स्लो डाउन हो गया, वो A को भी स्लो डाउन करना चाहता है, तो वो A पे फ्रिक्शन पीछे को लगा रहे हैं, तो A का एक्सेलरेशन पीछे को आ गया।
ए पे अगर फ्रिक्शन पीछे को लग गया तो बी पे ऊपर वाली सरफेस पे आगे को लग जाएगा, पर नीचे वाली पे तो पीछे को ही लगेगा। तो हमने बी का एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। अब हमने बी के रेस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन निकाला जो पॉजिटिव आया, यानी बी के फ्रेम में ए आगे चल रहा होगा, और जब वो एल डिस्टेंस कवर कर लेगा बी के फ्रेम में तो वो इससे अलग हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तेजी से धीमा पड़ रहा है, ये कम रेट से धीमा पड़ रहा है, तो इसलिए ये आगे जाए जा रहा है, मतलब नीचे वाला स्लो डाउन ज्यादा हो रहा है, ऐसे हो जाए। देखो बच्चों, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। द वॉल इज स्मूथ एंड द surfaces of A and B in contact are rough. The friction on B due to A in equilibrium is friction on B due to A. तो ये वॉल है जो कि फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस वॉल है ना। तो ये है हमारा ब्लॉक ए, ये है बी। यहां से हमने एक फोर्स लगा दिया और ये सब इक्विलिब्रियम में टिके हुए हैं, ठीक है। तो दे आर आस्किंग, हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा, friction on B, the direction of friction on B due to A. If the system is in equilibrium, if at equilibrium, जब इक्विलिब्रियम की स्थिति है अप्लाइड फोर्स के चलते, तो अब देखो सब हम सबसे पहले एफबीडी ऑफ ए बनाते हैं। तो ये ए हो गया, ए पे नीचे को लग जाएगा एम ए इंटू जी, इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगी N1, इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगी N2, और N2 और N1 बराबर ही होंगी, ठीक है ना। N2 वो नॉर्मल रिएक्शन है जो बी ने लगाई और ये दीवार ने लगाई, समझ रहे बच्चों। अब यहां पे तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं सकता, तो यहीं पे लगेगा तो वो ऊपर को लगेगा, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू N2 या जो भी है F लगेगा। तो A पे फ्रिक्शन लग गया ऊपर को। अब यहां पे बनाते हैं हम एफबीडी ऑफ B। तो अब देखिए ये B है, तो B पे यहां पे फ्रिक्शन लगेगा इधर को नीचे को, है ना, जो कि हो गया आपका म्यू इंटू में N2, और यहां पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर को जो कि हो जाएगा म्यू डैश इंटू में आपका N1, है ना, F। वैसे तो N2 F N1 सब बराबर ही है, और ये हो गया आपका B, और ये MB इंटू G हो गया। इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो इक्वेशन ये हो जाएगी म्यू इंटू में N2 जो कि एक्चुअल में F ही है, इज इक्वल टू MA इंटू G, है ना। और इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं, यहाँ पे F डैश और F अलग अलग होने चाहिए, नहीं तो रुकेगा ही नहीं हवा में। तो म्यू डैश F माइनस म्यू इंटू में N2 इज इक्वल टू MB इंटू में G। N2 भी F है बच्चों, तो म्यू इंटू में F इज इक्वल टू MA इंटू में G, और यहां से म्यू डैश माइनस म्यू इंटू में F इज इक्वल टू MB इंटू में G। तो अगर कोई पूछे कि भाई म्यू डैश और म्यू की वैल्यू बता दो कितनी कितनी होंगी, तो वो दो इक्वेशनों से निकल जाएंगी। दो इक्वेशन है, इनसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूं तो म्यू डैश F की वैल्यू आ जाती है MA
प्लस एम बी इंटू जी। यहाँ से म्यू डैश की मिनिमम वैल्यू आई, म्यू डैश की मिनिमम वैल्यू आ जाती है एम ए प्लस एम बी इंटू जी डिवाइड बाई एफ। और यहां से म्यू की मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, म्यू की मिनिमम वैल्यू आएगी एम ए इंटू जी बाई एफ। इससे कम अगर म्यू होगा तो नहीं चलेगा, ज्यादा हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फ्रिक्शन हमारा जो है ना वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन ओवर हो गया है, नेक्स्ट क्लास में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन चलेगा। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा खतरनाक तरीके से, ठीक है।